हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए। ठीक है, इसका टेस्ट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 2 करना है। ये टेस्ट नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए प्री 2023 टेस्ट 2 और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, और टेस्ट 1 प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लेना। और यूपी पीसीएस आरओ की जो आगामी परीक्षा होने वाली है, इसके बारे में आप लोगों ने देख लिया होगा। इसका अध्याचन भेजा गया था और उस पर मोहर भी लग गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ा फास्ट कर देना तैयारी आप लोग। इसकी भी टेस्ट सीरीज हम लोग पैरेलल में कर रहे हैं। 4 टेस्ट हो गए हैं, जीएस वर्ल्ड का कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी देखते रहें, हेल्प करेगा आप लोगों को, बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ये तो बाइलिंगुअल करते हैं ना हम लोग। इसको अटैच कर ले रहे हैं दूसरी पीडीएफ। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज हैं। उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको परिकल्पनाएं दिख रही हैं, हाइपोथेसिस दिख रही हैं, ये पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके बहुत अर्ली थ्योरीज हैं। और जो हम लोग मॉडर्न थ्योरी के रूप में जानते हैं वो बिग बैंग थ्योरी होती है, और बिग बैंग थ्योरी को ही सबसे ज़्यादा सटीक माना जाता है। यहाँ पे पहली थ्योरी है नेबुलर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को डेवलप किया था कांट ने, लेकिन इसको फिर बाद में मॉडिफाई भी किया गया। मॉडिफाई किया फिर पियरे लाप्लास ने। यहाँ पे 2 नाम आपको याद रखना है निहारका परिकल्पना को लेके। और आप यहाँ पे अर्ली थ्योरीज में देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे कॉमन रहती है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी का जन्म हुआ है, उसका रॉ मटेरियल क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड है, गैस है। यानी ये जो क्लाउड और गैस है, ये ओरिजिनल सब्सटेंस है। और कांट इस क्लाउड के बारे में 3 प्रॉपर्टी बताते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि ये कोल्ड है, ये ठंडा था। दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं इस क्लाउड के बारे में कि ये अनमूविंग था। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा था, यानी स्थिर था। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड पार्टिकल। ये इसमें सॉलिड पार्टिकल भी थे। अब कांट ने क्या किया, इन्हीं तीनों को क्लैश करा दिया, मर्ज करा दिया। मर्ज करने का कारण क्या बताया, न्यूटन्स जो लॉ था ग्रेविटी का, यानी ग्रेविटी के कारण इनमें क्लैश हो जाता है। और क्लैश होने से क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी, जो क्या जनरेट कर देगा, एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट आया तो रोटेशन स्टार्ट हो गया। तो ऐसे किसी प्लेनेट की उत्पत्ति होती है, ये कांट ऐसा बताते हैं। क्लियर है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो गैसियस हाइपोथेसिस है, यानी बाह्य राशि परिकल्पना, इंग्लिश में देखते रहिए, बहुत कठिन है हिंदी में टर्म्स। गैसियस हाइपोथेसिस ये प्योरली कांट की थी। इसको भी बाद में रिवाइज किया गया था लाप्लास के द्वारा। तो यहाँ पे हम ए को 3 से मिला दे रहे हैं। और ये जो गैसियस हाइपोथेसिस है, बाह्य राशि परिकल्पना, ये प्योरली कांट की थी। मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नेबुलर हाइपोथेसिस कांट की अलग है, नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास की अलग है, लेकिन बातें लगभग कॉमन है दोनों में। और ये जो सी ऑप्शन में लिखा है ग्रहाणु परिकल्पना प्लैनेटेसिमल, ये किसकी थी, ये चैम्बरलिन और मोल्टन की थी। और ये जो टाइडल हाइपोथेसिस है, जीन्स और जेफरी की थी। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग तरीके से पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है ये बताया। यहाँ पे 3 4 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही है। मैं यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट कर दूंगा तो थोड़ी बहुत आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। कीजिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। दूसरा प्रश्न बिग बैंग थ्योरी पे ही है। इसको हम लोग जानते हैं, ये मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी है। और ये क्या बताती है, ये बताती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। 1927 में पहली बार ये जो आपको लेमेंथियर यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इन्होंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। लेमेंथियर साहब बताते हैं कि ब्रह्मांड में जितना भी ये सब्सटेंस था, यानी जितना भी मैटर था, ये सिचुएटेड था एक टाइनी पॉइंट में। इसको आप एक छोटी बॉल समझ लीजिए। ब्रह्मांड का पूरा मैटर इस टाइनी पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा था, जिसका टेम्परेचर क्या था, असीम था, इनफाइनाइट था। इसकी डेंसिटी क्या थी, असीम थी, इनफाइनाइट थी। और ये समय भी बताते हैं, लेमेंथियर साहब समय भी बताते हैं 13.7 अरब ईयर, यानी 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ये बिग बैंग हुआ था, जिसे ग्रेट इवेंट के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत बड़ा विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पढ़िए, यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। सी पॉइंट में लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ, ऑल मैटर्स, एकाकी परमाणु, यानी एक टाइनी पॉइंट में या फिर
इसको लोन एटम समझ लीजिए, लोन एटम के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। सही है। डी पॉइंट है, आरंभ में इनका वॉल्यूम अत्यधिक। वॉल्यूम तो बहुत कम था ना भाई, अभी देखा आपने एक टाइनी पॉइंट था, तो वॉल्यूम तो बहुत कम हो गया। इसमें था क्या क्या ज़्यादा, टेम्परेचर इनफाइनाइट था और डेंसिटी इनफाइनाइट थी। डी पॉइंट यहाँ पे गलत है, गलत बताना था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है इनर प्लैनेट कौन से होते हैं, भीतरी ग्रह कौन कौन से होते हैं। ये तो आसान है। सन के बाद आपको पहला ग्रह कौन सा दिखता है, सबसे पहले मरकरी है ना, फिर वीनस है। ये जो 4 प्लैनेट हैं ये इनर प्लैनेट बोला जाता है इनको। ठीक है, ये इनर प्लैनेट है। ये जुपिटर है ना, 5वां ग्रह। इसके बाद सैटर्न, फिर सैटर्न के बाद यूरेनस होता है और फिर सबसे लास्ट में नेपच्यून। ये जो 4 ग्रह हैं बाहर के, ये बाहरी ग्रह हैं यानी आउटर प्लैनेट है। इन चारों ग्रह का एक और नाम है, इनको गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। और ये जो 4 हैं इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो किस किस ग्रह के बीच में है। यहाँ पे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट का जो बेस है, कैटेगराइज करने का जो तरीका है, आधार है, वो बताया जाता है कि सन और इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में जो ग्रह हैं वो इनर प्लैनेट है। तो यही 4 हो जाते हैं, है ना। और इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के आगे आपको कूपर बेल्ट दिखेगा। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये कूपर बेल्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये नेपच्यून के आगे, ये जो सबसे लास्ट ग्रह आपने पढ़ा यहाँ पे, ये कूपर बेल्ट है। तो ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है और कूपर बेल्ट है, इन दोनों बेल्ट के बीच में जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लैनेट, वो आउटर प्लैनेट होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के मध्य, ये इनर प्लैनेट है। चलिए चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है। सबसे बेस्ट जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो क्या हो जाएगा, वोल्केनो हो जाएगा। आसान था। चलिए 5वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है। अर्थक्वेक से क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग लैंडस्लाइड पढ़ते हैं, भूस्खलन पढ़ते हैं, एवेलांच से पढ़ते हैं, हिमस्खलन पढ़ते हैं, सुनामी, सरफेस एनोमलीज, ये सब चीज़ें हैं। बांध भी टूट जाते हैं, है ना। धरातल पे जो विसंगतियाँ होती हैं वो भी हो जाती हैं, सरफेस एनोमलीज जिसे बोलते हैं। और ये जो आपको बी ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है, सॉइल लिक्विफेक्शन, मृदा द्रवण, ये सारी चीज़ें, ये इफेक्ट है किसका, अर्थक्वेक का। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक होमवर्क बताइए, कल हम लोगों ने रिंग ऑफ फायर पढ़ा था ना। चलिए एक होमवर्क बताइए, कल हम लोगों ने रिंग ऑफ फायर पढ़ा था। इस रिंग ऑफ फायर में एक पेनिनसुला एग्जिस्ट कर रहा था, प्रायद्वीप, याद आ रहा। इस प्रायद्वीप पर 126 वोल्केनो थे, है ना, जिसमें से शायद 13-14 ऐसे थे जो एक्टिव थे। इस पेनिनसुला का आपको नाम बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए 6वां क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पे बताना है कौन गलत है। महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपपटी की मोटाई, भूपपटी लिखा है ना, भूपपटी यानी क्रस्ट, क्रस्ट की मोटाई कम है। महाद्वीप कॉन्टिनेंट आप लोग समझ रहे हैं और महासागर ओशन समझ रहे हैं। क्रस्ट को हम लोग कैसे समझते हैं, लिथोस्फीयर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्रस्ट है। और आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा होगा, जो पहली लेयर है वो क्रस्ट है और इसकी जो गहराई है कहाँ तक है, 30 किलोमीटर तक हम लोग पढ़ते हैं। यानी महाद्वीपों पर ये जो क्रस्ट की गहराई है वो 30 किलोमीटर तक है, जबकि महासागरों में क्रस्ट की जो गहराई होती है वो 5 किलोमीटर होती है ऑन एन एवरेज। तो थिकनेस ज़्यादा कहाँ पे हुई, कॉन्टिनेंट में हुई, और कम कहाँ पे हुई थिकनेस, ओशंस में हुई, ओशंस के नीचे यानी। तो पहला सही लिखा हुआ है। दूसरा है क्रस्ट एवं मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, जो हम लोग इनर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अर्थ का। पॉज कर लेना वीडियो को और एक बार रिकॉल कर लेना सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन बताना था गलत, तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र यानी फ्लो एरिया के अंतर्गत नहीं आता। सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी का सोर्स क्या है। ये हम लोग जानते हैं, कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज। और ये किस ग्लेशियर से निकलती है, सोर्स ग्लेशियर इसका कौन सा है, उसका नाम है चेमा यंगडोंग ग्लेशियर। इसी को पढ़ते हैं ना। है कहाँ पे ये तिब्बत में है। और ये जो ग्लेशियर है ये लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में बिछा हुआ है। और ये कहाँ पे बिछा हुआ है, ये कैलाश रेंज में बिछा हुआ है, यानी हिमालय में बिछा हुआ है।
इसी ग्लेशियर से पानी रिस रिस के जाता है, वहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, झीलें हैं, उन्हीं झीलों में ये पानी भरता रहता है। जैसे एक लेक का नाम हम लोग पढ़ते हैं, लेक मानसरोवर, है ना, लेक मानसरोवर। और जिस रीजन में ये मानसरोवर लेक है, आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं जो बहुत सारी नदियों का सोर्स भी है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने सोर्स पॉइंट तो देख लिया कि सोर्स पॉइंट क्या है, तिब्बत है। उसके बाद एंट्री कहाँ पे करती है रिवर, ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, यानी इंडिया में करती है। तो इंडिया भी इसका फ्लो एरिया है, बहाव क्षेत्र है। और इसके बाद फिर बांग्लादेश में, असम के रास्ते से बांग्लादेश में ये कूद जाती है। यानी तीसरी कंट्री फ्लो क्षेत्र की है बांग्लादेश। यहाँ पे कौन सी कंट्री नहीं है जो बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? भूटान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूटान करेक्ट आंसर है। इस रिवर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस नदी को सांगपो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। और यही नदी असम में ब्रह्मपुत्र हो जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम, यानी जो साउथ बांग्ला है, साउथ बांग्ला में इसका नाम, या फिर ऐसे ही याद रखिए, जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। इस नदी में हम लोग रिवराइन आइलैंड पढ़ते हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा मजूली के नाम से। मजूली क्या है? एक रिवराइन आइलैंड है, यानी नदी के रास्ते से ये बना हुआ है। नदी जाती है, रास्ता काट लेती है, और आगे जाके ये फिर मिल जाती है। तो ये जो यहाँ पे आपको यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा, ये एक तरह से आइलैंड का निर्माण करता है। इसी को बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। इसी का नाम है मजूली, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। सहायक नदियों में हम लोग पढ़ते हैं सुबनसिरी, जियाभरली, धनसिरी, कुल्सी, दिखो और कामेंग। कामेंग के नाम से तो एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है ना, याद आ रहा है? ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 8वां प्रश्न कीजिए। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। ये तिब्बत से जब फ्लो करके आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे यू टर्न लेती है। अगर आप लोगों ने मैप देखा हो, यू टर्न जहाँ से लेती है, यहाँ पे एक माउंटेन है। इस माउंटेन का नाम अक्सर पूछा जाता है। इस माउंटेन का नाम है नमचा बर्मा। ठीक है, नमचा बर्मा। 8वां प्रश्न है, यहाँ पे आइसोनेफ के बारे में पूछा गया है। ये आइसोनेफ, ये कौन सी लाइनें होती हैं? यहाँ पे आपको चारों के बारे में याद रखना है। डी ऑप्शन में लिखा है लाइन जॉइनिंग एरिया ऑफ सेम क्लाउडीनेस। बादलों के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ बोला जाता है। डी ऑप्शन सही है। बाकी तीनों भी जान लीजिए। सी ऑप्शन में लिखा है किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा, इसे आइसोनोमल लाइन बोला जाता है। जबकि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई एवं गहराई की माप होती है, इसे डेटम लाइन बोला जाता है। ठीक। और पहले ऑप्शन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, इसका नाम आप देखेंगे तो इसको आइसोनिफ बोलते हैं। तो यहाँ पे निफ लिखा है एक शब्द, और यहाँ पे नेफ है। अगर NEPH लिखा हुआ है, इंग्लिश ज़रूर देख लेना, ठीक है, यहाँ पे गलती हो सकती है। NEPH लिखा है तो वो क्लाउडीनेस हो जाता है, और अगर NIF सिर्फ लिखा है तो वो बर्फ़ गिरने वाले समान क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन देखिए। नवा क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, और इन सब क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं कई बार, अच्छी तरीके से कर चुके हैं। सही कौन है ये बताना है। पहले में पूछा गया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति देश एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे USA है, USA का जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया होता है, और एक ही व्यक्ति रहता है जिसे प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये स्थिति होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। क्लियर है? जैसे USA हो गया। जबकि भारत में क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार का मुखिया PM होता है, और जबकि हेड ऑफ स्टेट जो होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष, वो प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट हैं और दो अलग अलग इंसान हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए जल्दी से रिवाइज कीजिए। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में। 53 में हम लोग दो आर्टिकल पढ़ते हैं, सब क्लॉज 1 और 53 सब क्लॉज 2। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, ये किस में निहित है? ये प्रेसिडेंट में निहित है। ये आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। और जबकि 53 सब क्लॉज 2 में यहाँ पे सुप्रीम कमांडर की बात की गई है। सभी यानी जो तीनों फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ये प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। आर्टिकल 111 में वीटो पावर होती है राष्ट्रपति की। आर्टिकल 123 में यहाँ पे अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होती है। 143 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी अगर जानकारी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन करना है, तो वो 143 के थ्रू होता है।
और आर्टिकल 61 और 72 ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। 71 में इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति का और 72 में क्षमादान की शक्तियाँ हैं, पार्डनिंग पावर है। यहाँ पे एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट होता है आर्टिकल 78। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीएम के कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी करेगी ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट को बतानी पड़ती हैं। ठीक है, ये कुछ ड्यूटीज़ हैं। चलिए 10वां कीजिए। यहाँ पे पूछा है भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 स्तर पढ़ते हैं जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल लीजिए या फिर सेशन कोर्ट या फिर ट्रायल कोर्ट। ठीक है, ये भी नाम होता है इसका। ये तीनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं, ये अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। जैसे हम एएससी की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, तो ऐसा नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट सिर्फ यूपी का ही इंटरेस्ट देखेगा, ये सिर्फ यूपी का ही हाई कोर्ट है। हमारे यहाँ प्रोविंशियल स्तर पर कोर्ट्स का निर्माण नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सेंट्रल लेवल के जो कानून है उनको भी रिव्यू कर सकता है और स्टेट का तो वो देखेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से रिवाइज कराइए। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, और मैंने आपको बताया था कि 2 को पहले की जगह बैठा दीजिए, 214 हो जाता है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार आप लोगों को दिखाता भी रहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे 128 हुआ, 129, 30, 31, 132, 143। इसी में हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पढ़ते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पढ़ते हैं, है ना। देखिए ये पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट 5 हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 52 से 151। इसी में हम लोग को ये 124 से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, ये यूनियन जुडिशरी के, जिस वजह से फोकस किसको करना है, 126, 127, 8, 29, 30 और 131 जो हमेशा पूछा जाता है। जैसे 126 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये पूछा जाता है। एडहॉक जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 127 से होता है, 127 से। इसके बाद ध्यान रखना है आपको 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कहाँ पे की गई है, 129 में। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब होता है कि जो भी जजमेंट हो रहे हैं कोर्ट्स के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, वो सेव रहेंगे, यानी एक तरह से उनको बीट आउट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराने हो गए तो जला दिए, यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की कॉपियों की तरह। छोटी से छोटी कानूनी चीज़ को संभाल के रखा जाएगा। ठीक, 131 में हम लोग पढ़ते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के अलावा और कहीं भी इसकी सीट स्थापित हो सकती है, इसकी और कहीं भी बेंच हो सकती है। इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है, जैसे अभी दिल्ली में है तो और कहीं भी हो सकती है। 131 बहुत सुपर इम्पोर्टेंट, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, प्रारंभिक अधिकारता सुप्रीम कोर्ट की। जैसे जो स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, तो उनको कौन रिजॉल्व करता है, ये 131 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ही करता है। जैसे एक पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी एक कोई स्टेट है, कभी कभी एक पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी में 2 स्टेट हो गए। जैसे ये जो रिवर डिस्प्यूट चलते हैं, वाटर डिस्प्यूट चलते हैं, उनमें अक्सर यही होता है। ठीक है, कर लेंगे, ये आर्टिकल याद रखना है। चलिए 11वां क्वेश्चन कीजिए। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है। पहला लिखा है न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में लेजिस्लेचर का, विधायिका का सम्मिलित ना होना। जैसे अभी जो नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की, उसका जो सिस्टम है वो कौन सा है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, कॉलेजियम सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है, नाम भेजता है प्रेसिडेंट को, फिर फाइनली मोहर लगती है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन जो नाम कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए हैं उन्हीं नामों को सिलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है। दूसरा है न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, और तीसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड की व्यवस्था। यही सब चीज़ें हैं जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती हैं, तो डी सही हो जाएगा। चलिए 12वां देखिए, यूनिवर्सल सफरेज से आप क्या समझते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार। यहाँ पे जो बी ऑप्शन में लिखा है, देश के समस्त वयस्क नागरिक इनको चुनाव में वोट देने का अधिकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले कितना माना जाता था, कोई व्यक्ति एडल्ट है 21 ईयर्स माना जाता था, अब इसको बाद में घटा दिया था फिर 18 ईयर्स। आप अगर 18 साल के हो गए तो आप वोट दे सकते हैं। ये जो चेंज किया गया था ये 1989 में किया गया था। ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सब बेसिक से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मान लीजिए 3 पार्टियाँ हैं ABC, और वोटर्स की जो संख्या है, वोट देने वालों की संख्या 100 है। पहली पार्टी को 50 वोट मिल गए, दूसरी पार्टी को 30 वोट मिल गए, और तीसरी पार्टी को 20 वोट मिल गए। तो विजेता कौन सी पार्टी होती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं।
सी ऑप्शन में यही लिखा है, गेट्स मोर वोट्स देन ऑल अदर कैंडिडेट्स। 14 देखिए, यहाँ पे पूछा है एडम स्मिथ का जो प्रिंसिपल था, थ्योरी थी लेज़र-फेयर। लेज़र-फेयर का मतलब है हस्तक्षेप का सिद्धांत। ये किसका इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे हैं इकोनॉमी में? ये स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाह रहा है, गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस चाह रहा है, यानी ये एक तरह से फ्री इकोनॉमी की बात करता है। तो ध्यान रखना है, कभी कभी लेज़र-फेयर के नाम से भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये थ्योरी एडम स्मिथ की थी और इसमें क्या था ये हम लोगों ने सीख लिया। और जहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, फ्री इकोनॉमी की बात होगी, तो वो किस तरह की इकोनॉमी होगी? वो लिबरल इकोनॉमी हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक तरह से ये क्या लिखा है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तो बात कर रहे हैं, है ना, कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है। और इसका जो मेन ड्राइवर होता है इस इकोनॉमी को चलाने का, वो कौन होता है? मार्केट होता है। मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट में दो ही लोग हैं, एक उत्पादक है और दूसरा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। अब इन दोनों की शक्ति पर डिपेंड करेगा मार्केट की इकोनॉमी या फिर मार्केट की एक्टिविटी कैसे चल रही है। यहाँ पे कंज्यूमर की जैसी भी परचेजिंग पावर होगी, क्रय शक्ति होगी, उसी तरीके से ये उत्पादक काम करेगा, कारखाने वाला काम करेगा, वो उन्हीं चीज़ों को बनाएगा। यानी सिंपल सी बात है, ये डिमांड की बात कर रहे हैं। जिस चीज़ की डिमांड होगी वही मार्केट में बिकेगा, वही मार्केट में बनेगा। तो यहाँ पे एक शब्द और जोड़ दीजिए, डिमांड और सप्लाई पर रन करने वाली जो इकोनॉमी होती है वो लिबरल इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए 15 कीजिए जल्दी से। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बताइए। पहला है, इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी सीखा हम लोगों ने इस बात को। दूसरा है, इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। बिल्कुल, उपभोक्ता की परचेजिंग पावर क्या है, ये क्या खरीदने में सक्षम है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है उत्पादन में, प्रोडक्शन में। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे सही लिखी हैं। 16 कीजिए, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। 16 में पूछा गया है, कथन कारण का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। बिल्कुल हुई भाई, हम लोग पढ़ते हैं ना 1951 में क्या हुआ था, यही पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जमींदारी व्यवस्था को हटाना था, जमींदारी उन्मूलन किया गया था, जमींदारी का उन्मूलन किया गया था पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951 में। और इसी के साथ साथ एक शेड्यूल भी जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स है। यही सब बातें हैं, यही सब कानून उसमें हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ज़मीन का संकेंद्रण था, कॉन्सेंट्रेशन था, वो कुछ ही हाथों में था। इसको काट काट के सबको बांटना था, यही टारगेट था। यानी ओनरशिप ऑफ होल्डिंग जो थी, इसको सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। तो कथन सही है, कारण भी सही है। इसका आंसर वेरीफाई करना, ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। 17 में पूछा गया है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो थे, इसके संदर्भ में बताइए। ये स्ट्रक्चर से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो सुधार है ये लॉन्ग टर्म वाले सुधार है। अगर हम लोग 1991 से पहले की बात करें तो जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो ओपन नहीं थी। ठीक है, उसमें ओपननेस नहीं थी, स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये जो रिफॉर्म किए गए, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, क्योंकि इसको अडॉप्ट किया गया था 1991 में, तो इसके रिफॉर्म ऐसा थोड़ी ना है कि इसके जो रिजल्ट है वो 1992 में मिल जाएंगे। ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 18 में पूछा है, ये टोकन कॉइन क्या होते हैं? टोकन कॉइन यानी सांकेतिक सिक्का। पढ़िए ऑप्शन, पढ़िए, ए पढ़िए, वह जिसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। बिल्कुल होता है। बहुत सारी दुकानें तो आपने चाय समोसे वाली देखी होंगी, वो पहले टोकन देते हैं फिर जाके समोसा मिलता है। टोकन प्लास्टिक का है, छोटा सा टुकड़ा, वो 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, 20 रुपये का है। 20 रुपये का टोकन लीजिए, 2 समोसे मिल जाएंगे और एक चाय मिल जाएगी। लेकिन ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है जिस पे 20 रुपये लिखा है, इस प्लास्टिक के टुकड़े की वैल्यू थोड़ी ना 20 रुपये है ना। यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि अंकित मूल्य, ये जो 20 रुपये लिखा है, वो धात्विक वैल्यू से अधिक होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिक दबाव, इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार होती है ना। बार और पास्कल में रिलेशन बताएंगे। प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है और बार भी होती है।
अगर इसको आप यूनिट में लिखना चाहते हैं तो कोई एरिया ले लीजिए, मिलीमीटर स्क्वायर ले लीजिए या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए। इतने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है तो ऊपर न्यूटन लिख दीजिए, ये प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। 20 कीजिए। 20 में पूछा गया है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या क्या है, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सबसे बड़ा संसाधन कौन है, खुद ह्यूमन है ना। ये कुछ भी कर सकता है, तो इससे बड़ा रिसोर्स तो कोई हो नहीं सकता। अब यहाँ पे पढ़िए पहला पॉइंट, शिक्षा में निवेश। ये बिल्कुल सही है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कौन क्या कर जाए क्या पता। कुल मिला के यहाँ पे व्यक्ति को स्मार्ट बना दीजिए, स्किल्ड बना दीजिए, वही मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हो जाएंगे। कार्यस्थल प्रशिक्षण, वर्क प्लेस ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ बहुत ज़रूरी है, प्रवसन, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन, ये सभी कारण हो जाएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, ये जो प्रवसन लिखा है, माइग्रेशन लिखा है, ये कैसे अफेक्ट कर रहा है मानव पूंजी निर्माण के लिए, ये कैसे स्रोत है इसका, बताइए कमेंट करके। मुख्य परीक्षा में तो दिमाग चलाना ही है ना, तो 1 मिनट यहीं पे सोच लीजिए, सोच के बताइए। चलिए 21 कीजिए। 21 में पूछा गया है, यहाँ पे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चोलों के विषय में बताना है। चोलास जो थे, चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है। इस बात को हम लोग समझेंगे कैसे, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने। लेकिन इनके बारे में हम लोग कितना पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इसके बाद जो शासक आए, जैसे राजराज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ते हैं, और जो भी हम लोग चोलास की अचीवमेंट पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। ये बात गलत है, यहाँ पे जो कारण है वो गलत है, सी सही है। ये जो राजराज शासक हुए, इनको राजा राज पढ़ लीजिए या फिर राजराज पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका तक जो चोल साम्राज्य को विस्तारित किया था वो किसने किया था, तो राजा राज ने किया था। और हिंद महासागर पर जो वर्चस्व था उसके लिए भी राज राजा को जाना जाता है। चलिए 22 देखिए, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था। इसका नाम है अल मसूदी। ये कहाँ का था, ये बगदाद से आया हुआ था, बगदाद से ये गुजरात में आया था। गुर्जर प्रतिहार वंश को ये अल जजूर बोला करता था, और जो राजा हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहार वंश में जो राजा हुआ करते थे उनको ये बोरा बोलता था। ठीक, चलिए यहाँ पे 23 देखिए, इब्न बतूता यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया था, ये मोरक्को का एक्सप्लोरर था। ठीक है, मोरक्को का। 23 कीजिए, यहाँ पे करेक्ट बताना है। प्रतिहार राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। वैसे आदि वराह किसको बोला जाता है, भगवान विष्णु को। बराह अवतार पे मूवी भी बनी है, अभी आप लोगों ने हो सकता देख भी लियो, कांतारा। नहीं देखी हो तो देखना, अच्छी मूवी है। और ये बात सही लिखी है राजा भोज के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा विष्णु भक्त भी था, आदि वराह की उपाधि धारण की थी, ये करेक्ट है। दूसरा, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। ये अमोघ वर्ष ने नहीं बनवाया था, ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, है ना, कृष्ण प्रथम पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक। 24 कीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज जो एक पत्रिका मैगजीन हुआ करती थी, यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी, ये प्रिंट होती थी मराठी भाषा में। 25 यहाँ पे मीडिएवल पोएट्स हैं और उनके कंपोजिशन से मैच कराना है। मुल्ला दाऊद इनकी रचना, चंदायन ये सही है। अमीर खुसरो, आशिका सही है। सोमनाथ, राग, विबोध ये भी करेक्ट है, तीनों सही है। स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार में याद नहीं होगा। 26 कीजिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित। इस क्वेश्चन को एक बार पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाबित एक क्या था, गवर्नमेंट को रन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते थे सुल्तान के द्वारा, लेकिन ये रूल्स शरीयत से अलग थे। जो रूल्स शरीयत से अलग थे वो जवाबित कहलाते थे। ठीक है, सी ऑप्शन पढ़िए, शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम। जवाबित को सेकुलर लॉ भी बोला जाता था, यानी एक तरह से ये डिक्री थी, आदेश थे। ये सेट ऑफ आदेश थे, सेट ऑफ डिक्रीज थी, किसकी, औरंगजेब के द्वारा। इन आदेशों का जो कलेक्शन था, इन्हीं कलेक्शन को जवाबित कहा जाता था। क्लियर है। चलिए
27 देखिए, यहाँ पे प्रथम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पूछा है। देखिए, एंग्लो मराठा वॉर के साथ साथ हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर भी पढ़ते हैं, जो लगभग पैरेलल चल रही थी। खैर, मैसूर वॉर जो है वो तो 1799 में ही ख़त्म हो जाती है लास्ट, लेकिन ये जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये चलते हैं, ये 1818 तक कंटिन्यू रहते हैं। मैसूर वॉर स्टार्ट हुई थी 1767 से, है ना, 1767 से और 1799 तक। एंग्लो मैसूर वॉर जो पहला हम लोग जानते हैं किस संधि से ख़त्म होता है, ये मद्रास की संधि से ख़त्म होता है, ये संधि याद रखना, ठीक है। दूसरा जो वॉर था ये ख़त्म होता है मैंगलोर की संधि से, यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है हैदर अली की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तीसरा जो वॉर था एंग्लो मैसूर वॉर था, ये इसमें जो पीस होता है, पीस ट्रीटी होती है, ये किसके माध्यम से, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये जो चौथा वॉर हुआ 1799 में, यहाँ पे कौन निपट जाते हैं, हैदर अली के जो पुत्र थे टीपू सुल्तान की यहाँ पे वॉर में मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है। वही दूसरी तरफ ये जो आंग्ल मराठा है ये शुरुआत होती है इनकी 1775 से 1818 तक। पहला वॉर जो चलता है 1775 से 1782, 7 साल। यानी जो ट्रीटी हुई होगी वो लास्ट ईयर में ही होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ट्रीटी होती है वो लास्ट ईयर में होती है। अगर ये 1775 में स्टार्ट हुआ होता, 1776 में ख़त्म हो जाता वॉर पहला, तो 1776 में ट्रीटी हो जाती, यही ना होता है। तो ये जो पहली ट्रीटी होगी वो 1782 की होगी, और 1782 की जो ट्रीटी थी उसका नाम था सालवाई की संधि, ठीक है, सालवाई की संधि 1782, सी ऑप्शन। चलिए 28 कीजिए, इनको मिला दीजिए जल्दी से। ये इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब तो रटे होने चाहिए अब, है ना। पूना सार्वजनिक सभा, रनाडे, सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी की थी, नौरोजी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता के बारे में हम लोग जानते हैं। ए, बी और डी सही है, गलत पूछा होगा यहाँ पे क्योंकि एक ही गलत है ना, सी ऑप्शन सही है। जिसमें से पूना सार्वजनिक सभा, ये 1870 में इसको फॉर्म किया गया था, इंडियन एसोसिएशन को 1876 में, और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में। और यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन, है ना। डफरिन से पहले कौन थे, रिपन थे, और रिपन से पहले कौन थे, लिट्टन थे। सेल्फ गवर्नमेंट का जो जनक बोला जाता है वो रिपन को बोला जाता है। चलिए 29 देखिए, 29 में है, मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई। छत्रपति शिवाजी। चलिए 30 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है माइग्रेशन के पुश फैक्टर कौन कौन से होते हैं। हिंदी में तो बहुत कठिन लिखा है, प्रतिकर्ष कारक, इंग्लिश में देख लीजिए पुश फैक्टर। पुश और पुल तो हम लोग को समझ में आता है ना। पुश फैक्टर को आप ऐसे समझ लीजिए, जब आपकी मजबूरी हो उस मजबूरी में काम करना, ये पुश फैक्टर है। जैसे एक जगह पे आप रहते हैं, इस जगह पे जो एयर क्वालिटी है वो बहुत गंदी है, आप दमा के रोगी हैं, आप इस हवा को, इस एयर को ले ही नहीं पा रहे हैं, आपका दम घुटता है, तो आपकी मजबूरी है इस जगह को छोड़ने के लिए। दूसरा एग्जांपल आप बेरोज़गारी का ले सकते हैं। पैसा नहीं है आपके पास, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, तो पैसा कमाने के लिए क्या करोगे, माइग्रेट करोगे, दूसरे स्टेट में जाओगे, दूसरे जगह जाओगे। तीसरा एग्जांपल आप नेचुरल कैलेमिटीज़ का ले सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं। आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो क्षेत्र इन सभी चीज़ों से अफेक्टेड है, तो ये सारे जो कारण हैं ये पुश करेंगे आपको उस जगह को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये जो प्रतिकूल जलवायु लिखा है, अनफेवरेबल क्लाइमेट, तो ये पुश फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। नेचुरल कैलेमिटीज़, ये भी पुश फैक्टर हुआ। बेरोजगारी पुश फैक्टर हुआ। पीस और स्टेबिलिटी है, ये पुल फैक्टर है, ठीक है, पुल फैक्टर है। 1 2 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। पुल फैक्टर को आप ऐसे समझ लीजिए, अच्छा तो है ही आपके पास, आप और अच्छा चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुश फैक्टर है, यहाँ पे अच्छा कुछ भी नहीं है पहले भी, आप बस थोड़ी सी बेटर कंडीशन खोजना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे कुछ लिंक करके इन दोनों फैक्टर के बारे में समझ सकते हो।